Hello everyone, my name is Bharat Pawar and my channel's name is Biosimplified with Bharat sir. And यहाँ आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से एक टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है. देखो, मेंडल हैज गिवन इट्स वर्क टिल 1865. जो भी उसने वर्क किया वो 1865 तक उसने दे दिया था. तो मेंडल ने 1865 तक जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ही हैज गिवन. ठीक है, फिर हुआ क्या कि टिल 1900 उसका वर्क क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड था. ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड हिज वर्क, मतलब इतने सालों तक उसका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, पता है आपको. देन इस 1900 में क्या किया, वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको. ठीक है, पहले रीजन ही बात कर लेते हैं. चलो, देयर आर 3 रीजंस व्हाई हिज वर्क वाज अनरिकॉग्नाइज्ड. एक सबसे फर्स्ट रीजन मैं लिखता हूं यहाँ पे, बिकॉज दैट टाइम communication was very less. Communication was not easy. So his work was not published. ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना. सेकंड, whatever he has given, he was calling genes as a factors. ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा कोई फैक्टर जैसा कुछ होता नहीं है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जीन नहीं बोला, उन्होंने बोला फैक्टर. ये प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, और वो फैक्टर बोला और उनके पास कोई एविडेंस फिजिकल उनको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एविडेंसेस भी नहीं थे कि वो फिजिकली होते हैं. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये था कि ही वाज कॉलिंग जीन्स एज अ फैक्टर्स. जीन्स को क्या बोल रहा था वो, फैक्टर्स. एंड not have evidence that they are present in the chromosome. ठीक है, तो उसके पास कोई एविडेंस नहीं था. वो बोल तो रहा था जीन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जीन को वो फैक्टर्स बोल रहा था, पर उसके पास ऐसे प्रूफ कुछ नहीं था, एविडेंस प्रूफ कुछ नहीं था कि वो उसको इस लाइन को एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये था कि द थिंग्स which he has given because वो मैथमेटिशियन था ना, तो whatever he has performed in his experiment, he has given these things in a form of mathematical expressions. ठीक है, वो बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं था. ठीक है, तो whatever the things he has given, that was not acceptable by biologists. Why? Because he has given his work in mathematical form. In mathematical expression he has given. जो भी उसने बोला था, तो क्रॉस करवाना और टेबल बनाना, उनको मल्टीप्लाई करना, उस फॉर्म में उसने दिया था, और बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था. ठीक है, पहला तो वो मैथमेटिशियन था, तो वो प्रॉब्लम थी. ठीक है, सेकंड, अब मैथमेटिशियन ने बायोलॉजी में आके उसने ये वाले इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक दिक्कत. ठीक है, वो प्रॉब्लम थी, और बायोलॉजिस्ट ने उनके वर्क को एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं माना बिकॉज व्हाटएवर द थिंग्स ही हैज गिवन, वो किस फॉर्म में दिया था, मैथमेटिकल फॉर्म में दिया था, इसलिए प्रॉब्लम थी. तो ये 3 आप कह सकते हो रीजन है जिसकी वजह से उनका वर्क इतने ईयर्स तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. एनसीईआरटी में है ये तीनों. फर्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एंड सो हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड. ठीक है, एक बात. दूसरा कि व्हाटएवर ही हैज गिवन
ही वाज कॉलिंग जीन्स एज अ फैक्टर, और उसके पास कोई ऐसे फिजिकल प्रूफ था नहीं, एविडेंस कुछ था नहीं कि हाँ ऐसा फैक्टर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और थर्ड ये था कि जो भी चीजें उन्होंने दी थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दी थी, और ये तो बायोलॉजिस्ट को एक्सप्लेन करना था और मैथमेटिकल फॉर्म में उन्होंने दी थी, तो ये दिक्कत थी, तो एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ। तो उसका वर्क, उनका वर्क इतने सालों तक अनरिकॉग्नाइज रहा। अब 1900 तक तो अनरिकॉग्नाइज था, फिर 1900 में ही देयर आर 3 साइंटिस्ट, था मैंने 3 साइंटिस्ट, वो तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, उन मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, मेंडल्स वर्क, ठीक है। वो साइंटिस्ट कौन कौन थे देखो, तीनों साइंटिस्ट के नेम लिख लेते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट वाज डेब्रीज, ह्यूगो डेब्रीज, ठीक है। सेकेंड वाज कॉरेंस एंड थर्ड वाज टेशरमैक, शेरमैक भी बोल सकते हो आप। तो these 3 scientists has recognized his work after 1865 in 1900s, ठीक है। 1865 में उनका वर्क दिया था, 1900 तक अनरिकॉग्नाइज था, रीजन मैंने बताया, और फिर 1900 में ही इन तीनों ने उनका वर्क वापस किया, वापस एक्सप्लेन किया सब कुछ कि हाँ जो मेंडल ने किया था वो सब कुछ करेक्ट था, और वो साइंटिस्ट के नेम ये है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी। तो क्या रहा था कि 1900 तक क्या हो रहा था, और उससे बाद तक धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरीज हो रही थी, ठीक है। अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप बन रहे थे, अपडेटेड फॉर्म बन रहे थे, और ज्यादा अपडेट हो रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे माइक्रोस्कोप अपडेट हुए ना, वैसे वैसे साइंटिस्ट कहाँ पहुंचने लगे, सेल के अंदर, न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर तक पहुंचने लगे और क्रोमोसोम तक पहुंचे, ठीक है। तो फिर जब 2 साइंटिस्ट जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, उन्होंने 1902 में दिया, ठीक है। वो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या है मैं बताऊंगा, बट ईयर आप याद रखो, ये 1902, ठीक है। इससे पहले मैंने कितने ईयर्स बताए आपको, देयर आर 2 ईयर्स, वन इज 1865 और एक है 1900, ठीक है। अब ये दोनों में क्या क्या हुआ वो बता दिया मैंने। 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एंड द साइंटिस्ट हु हैज गिवन दिस थ्योरी, उनका नाम था, इट इज गिवन बाय सूटोन एंड बोवेरी। These 2 scientists has given the chromosomal theory of inheritance, ठीक है। अब ये 2 साइंटिस्ट क्या देख रहे थे, वो जो माइक्रोस्कोप, अच्छे अपडेटेड माइक्रोस्कोप थे, उससे वो न्यूक्लियस के अंदर देख रहे थे, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम्स एंड देयर बिहेवियर, ठीक है। क्रोमोसोम के बिहेवियर देखो, इतने सालों बाद भी वो कहां तक पहुंचे थे, क्रोमोसोम तक पहुंचे थे। जबकि मेंडल ने हर एक चीज किस बेसिस पे दी थी, जीन और फैक्टर के बेसिस पे, जिसको वो फैक्टर बोल रहा था, जीन बेसिस पे। और क्रोमोसोम बड़े होते हैं और जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑन द डीएनए, समझो, ठीक है। तो इतने सालों पहले भी उन्होंने जीन लेवल पे दिया था, और इतने सालों बाद भी वो कहां तक पहुंचे थे, सिर्फ क्रोमोसोम्स तक और उसके बिहेवियर तक पहुंचे थे, जीन्स की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, सूटोन एंड बोवेरी ही हैज गिवन क्रोमोसोमल थ्योरी, और उस चीजों को कंपेयर किया जो मेंडल ने दिया था उसके साथ, ठीक है। लिखते हैं वो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, देखो यहां मैं लिख लेता हूं मेंडल, जो मेंडल ने दिया था वो, और यहां लिख लेते हैं सूटोन एंड बोवेरी, उन्होंने क्या बोला था, ठीक है, वो देख लेते हैं। याद रखना, मेंडल ने जो भी चीज दी थी वो किस बेसिस पे दी थी, जीन के बेसिस पे दी थी। और सूटोन एंड बोवेरी ने जो भी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी थी, दे हैव गिवन दैट थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, याद रखना। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि क्रोमोसोम में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सोचो, मेंडल ने इतने सालों पहले ही जीन के बारे में बताया था, और इतने सालों बाद भी ये कहां तक पहुंचे थे, सिर्फ क्रोमोसोम्स तक पहुंचे थे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या थे जो आपको याद रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी में, दैट फर्स्ट थिंग,
फैक्टर्स आर प्रेजेंट, मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं मतलब वो जीन की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं जीन। तो जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, जीन जो या एलील्स आप बोल सकते हो। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, पेयर्स में होते हैं, एलील्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर्स में कैसे, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है, पेयर में है। वैसे ही जब इन्होंने क्रोमोसोम की बात करी, बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, तो जब जीन्स पेयर्स में है तो क्रोमोसोम भी क्या होंगे, पेयर्स में, क्योंकि जब जीन पेयर्स में प्रेजेंट है तो जीन किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे, तो क्रोमोसोम भी पेयर पे है। तो इन्होंने यही बोला कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, क्रोमोसोम भी किस पे प्रेजेंट होता है, पेयर्स, क्रोमोसोम भी पेयर्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंड थिंग, जब हम एलील्स की बात कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील्स आर और जीन्स आर सेपरेटेड, ठीक है, गैमेट्स बनते हैं तो आपको पता है एलील सेपरेट होता है। तो इन्होंने यही बोला कि जब वो जीन में जो एलील्स होंगे वो जब गैमेट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, वही क्रोमोसोम भी तो हाफ होते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स आर, जो पेयर में है, क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेशन ही है, ठीक है, सेग्रीगेटेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट क्या दिया, देखो वो देखो, नाउ थर्ड पॉइंट, जो एलील्स में लिख रहा हूं ना तो इनके बारे में लिखेंगे, एलील्स आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। वैसे ही इन्होंने क्या बोला कि जो ये क्रोमोसोम सेपरेट हुए ना, ये क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट, they can assort with any other chromosome, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, एलील्स आर इंडिपेंडेंट, they can assort with any other एलील, ठीक है। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी को किसके साथ कंपेयर किया, द थिंग विच इज गिवन बाय द मेंडल, ठीक है। तो जब कंपेयर किया ना तो पता चला, बिकॉज क्रोमोसोम पे ही एलील्स और जीन्स होते हैं, तो जो भी क्रोमोसोम बिहेव करेंगे वैसे ही एलील्स भी तो बिहेव करेंगे। तो ये चीज उन्होंने पहले दे दी थी 1865 में, और ये चीज जो है इन्होंने 1902 में दी है। सोचो इतने सालों बाद भी वो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, और मेंडल बात कर रहे थे जीन्स की, फैक्टर्स की, बस प्रूफ नहीं था उनके पास, बट वो बात कर रहे थे, उनको वो उन्होंने ये चीजें एक्सप्लेन करी, ठीक है। इस लास्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, जब एलील्स की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लो ये एलील्स हैं, ये अ पेयर ऑफ एलील्स है, ठीक है, ये क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे ऐसे, ठीक है, सेग्रीगेशन हो गया इनका, ये अलग हो गए। अब मैंने लिखा क्या है, एलील्स आर इंडिपेंडेंट, ये एलील्स है और ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि ये इसके साथ ही फ्यूज होगा, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ठीक है। वैसे ही क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम्स है,
जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है, ये है बी, ऐसे। तो ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, कैपिटल ए और बी भी बन सकता है, और कैपिटल ए और बी भी बन सकता है, कैपिटल बी भी बन सकता है। तो ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट है, चारों ही इंडिपेंडेंट है, बट अपन इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, इसके, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन असॉर्ट विद एनी अदर क्रोमोसोम प्रेजेंट देयर। तो ये असॉर्ट हो सकते हैं, आपस में असॉर्ट तो हो ही रखे हैं ना, तो ये आपस में वापस असॉर्ट नहीं होंगे, ये किसके साथ होंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इसके साथ ही फ्यूज होगा, हम ये बताएंगे कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि इफ दिस थिंग, दिस ए इज गोइंग टू मर्ज विद द बी, इट इज गोइंग टू क्रॉस विद द बी, इट विल फॉर्म इफ इट इज गोइंग टू फ्यूज। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये थर्ड वाला पॉइंट है। यहाँ पे ये सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे एलील्स के फॉर्म में बोला है कि ये एलील्स यहाँ पे गैमेट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये एलील्स इंडिपेंडेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके साथ ही फ्यूज होगा, नहीं बोल सकते आप। अब ये इंडिपेंडेंट, ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड सिचुएशंस। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसने ये चीज जो दी थी, ये दी थी टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उसके लिए मैं एक और इसके बाद एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।